तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 इंडियन इकोनॉमी का। ठीक है, 3 हमने कर लिए थे, चौथा भी स्टार्ट कर लेते हैं जिसका आपको इंतजार भी है काफ़ी। ठीक है, 1991 से आर्थिक सुधार, नई आर्थिक नीति यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पार्ट 1। क्लियर है, बड़ा चैप्टर है, टाइम लगेगा और उसके बाद शायद जो चैप्टर्स बचे हैं वो छोटे छोटे बचे हैं, इतना कुछ खास नहीं हुआ। ठीक है ना, बट इसकी बात कर लेते हैं। बड़ा चैप्टर है, ध्यान से समझेंगे एक एक चीज को, क्योंकि अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो आपके एमसीक्यू अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी एमसीक्यू अलग से पढ़ने की। क्लियर है ना। तो दे प्लीज हेडिंग डाल लीजिए और साथ साथ में मेरे साथ नोट्स बनाइए और समझते जाइए कि मैं बोल क्या रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है ना। तो पहली बात करते हैं, सबसे पहली डेफिनेशन है इस चैप्टर की, आर्थिक सुधार यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या होता है। तो हमने बोला आर्थिक सुधारों से अभिप्राय उन सभी उपायों से है, आर्थिक सुधारों से अभिप्राय उन सभी उपायों से है जिनका उद्देश्य, देखो उनका मोटिव क्या है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। उनका ऑब्जेक्टिव है अर्थव्यवस्था को अधिक कुशल बनाना, प्रतियोगी बनाना, ताकि वो अच्छे से अच्छा कंपटीशन कर सके बाहर भी। क्लियर है ना, उनके साथ कॉम्पीट कर सके और आगे विकसित बनाना। तीन मेन चीजें। तो आर्थिक सुधारों से अभिप्राय उन सभी उपायों से है जिनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को क्या बनाना, कुशल बनाना, प्रतियोगी बनाना और विकसित बनाना है। क्लियर हो गया। उसके अलावा अर्थात ये भी लिख सकते हो आप, इससे अभिप्राय ऐसे आर्थिक नीतियों के समूह से है जो जीडीपी समृद्धि को, यानी जीडीपी की जो गति है ना उसको तेज करना, यानी विकास को तीव्र करने के लिए निर्देशित की जाती है, ताकि आपकी जीडीपी जो है तेजी से बढ़े, है ना। तो जो जीडीपी समृद्धि को तीव्र करने के लिए निर्देशित की जाती है। डन हो गया यहां तक। एक बार रिपीट कर लेते हैं। आर्थिक सुधारों से उन सभी उपायों से जिनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को क्या बनाना, अधिक कुशल बनाना, अधिक प्रतियोगी बनाना और विकसित बनाना है। नंबर 2 ये भी बोल सकते हैं, इससे अभिप्राय ऐसे आर्थिक नीतियों के समूह से है जो जीडीपी समृद्धि को तीव्र करने के लिए, यानी जीडीपी की जो विकास की गति है उसको तीव्र करने के लिए निर्देशित की जाती है, या ये बोल सकते हो जीडीपी समृद्धि तथा विकास की गति को तीव्र करने के लिए निर्देशित की जाती है, तथा विकास भी लगा सकते हो साथ में। क्लियर हो गया। देखो समष्टि से आपके सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, आपको पता है न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो चुके हैं, तो प्लीज वो सारे नोट डाउन कर लो और उसको पढ़ लो, क्योंकि आपकी एक बुक कंप्लीट हो चुकी है। बस इसके सिर्फ 4 चैप्टर रहते हैं, जिसमें से एक मैं करा रहा हूँ, 3 चैप्टर रह जाएंगे खाली। क्लियर है ना। तो साथ साथ में प्लीज नोट डाउन भी करिए, जिसने समष्टि अभी तक नहीं किया वो कर सकता है, समष्टि के पूरे वहां पे नोट्स अवेलेबल है। ठीक है ना। और जहां न्यूमेरिकल क्वेश्चन होने चाहिए थे, प्रैक्टिकल पोर्शन होता है, वो भी हमने करवा दिया, अभी लास्ट में मैंने 2 वीडियोस करवाई थी। क्लियर है ना। तो पहली डेफिनेशन हमारी क्लियर होती है। उसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं, नई आर्थिक नीति की हम बात कर रहे हैं, ये कब आया था, ठीक है ना, तो याद रखना 1991 में भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों को अपनाया गया था, यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अपनाया गया था। यानी अगर आपसे कोई बोलेगा कि नई आर्थिक नीति यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, आपको याद रखना नाम, ये शॉर्टकट में एनईपी नैप बोलते हैं, ये भी याद रखना है। ठीक है, को शुरू किया गया कब, 1991 में। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब आई थी, 1991 में, क्योंकि 1990 के आसपास जो संकट आया था उससे उभरने के लिए ये लेके आए थे 1991। और इससे पहले की पॉलिसी को हटा दिया गया था क्योंकि उसमें बहुत दिक्कतें थी। क्लियर हो गया। तो यहां तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए कि आर्थिक सुधारों से ऐसे उपायों से जिनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को अधिक कुशल, प्रतियोगी और विकसित बनाना और जीडीपी समृद्धि तथा विकास की गति को तीव्र करने के लिए निर्देशित जो की जाती है उसे क्या कहते हैं, आर्थिक सुधार कहते हैं। ठीक है, ऐसी नीति को। आगे 1991 में नई आर्थिक नीति आई थी हमारी। नई आर्थिक नीति की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखो, उद्योग तथा व्यापार के लिए उन्होंने क्या करा। उद्योग व्यापार के लिए पहले 1991 से पहले जो नीतियां थी उसके अनुसार लाइसेंसिंग होता था। क्या होता था, लाइसेंसिंग होता था। अब उसके स्थान पे क्या कर दिया, उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन लेकर के आ गए। आपको पता होना चाहिए किसकी जगह पे क्या आया था। दोबारा देखो, उद्योग और व्यापार के लिए लाइसेंसिंग था पहले, उसके स्थान लाइसेंसिंग के स्थान पर उदारीकरण को लेके आ गए थे 1991 के अंदर। उद्योगपतियों के लिए यानी जो बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए पहले कोटा हुआ करता था। ठीक है ना, उसके लिए निजीकरण लेके आ गए। क्या लेके आ गए, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन की बात करी उन्होंने। यहाँ पे लिबरलाइजेशन, यहाँ प्राइवेटाइजेशन। क्लियर है। और आयात निर्यात, अब हम बाहर देश के साथ कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो पहले उसमें परमिट की जरूरत पड़ती थी, अब परमिट के स्थान पर अब क्या पड़ता है, वैश्वीकरण की बात की जाती है, यानी ग्लोबलाइजेशन। किसकी बात की जाती है, ग्लोबलाइजेशन। यानी अगर आपसे कोई पूछे तो पहले क्या होता था, इसको हम एल बोल सकते हैं,
ये स्टार्टिंग का वर्ड देखो, इसको क्यू शॉर्टकट में, और ये हमारा पी हुआ करता था। यानी हमारा जो पॉलिसी थी ना पहले, वो कौन सी पॉलिसी थी, वो थी हमारी LQP, यही बन रहा ना LQP। पहले पॉलिसी का नाम क्या था, LQP, लाइसेंसिंग, कोटा और परमिट्स, ये था। फिर इनको चेंज करके 1991 में जो नई आर्थिक सुधार आए थे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, उसमें इसको कर दिया गया L, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। बेटा LPG, क्या LPG, ये कर दिया। ठीक है, बहुत बच्चों के दिमाग में क्या रहता है, LPG, वहां पे अगर शो नहीं हो रहा तो मैं यहां लिख देता हूं LPG। कैसे, इसका लिबरलाइजेशन, इसका प्राइवेटाइजेशन, इसका ग्लोबलाइजेशन। बहुत बच्चों के दिमाग में रहता है LPG सिलेंडर विलेंडर समझते हैं वो, अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है ना। यहाँ पे LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहा है। ठीक है, तो जिसके दिमाग में कचरा भरा पड़ा उसे हटा दिया जाए, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो LQP से LPG आ गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। राजकोषीय नीति की अगर हम बात करें तो सरकार की आय तथा व्यय से संबंधित नीति को राजकोषीय नीति कहते हैं। यानी जो सरकार की इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो भी नीति होती है, रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो भी नीति होती है, उसे क्या कहते हैं, राजकोषीय नीति। राजकोषीय सुधार मतलब कि सरकार की आय में वृद्धि करना और व्यय को कम करना। देखो सुधार कब होगा, जब आय बढ़ेगी और व्यय कम होगा, तो इसको अपनी मर्जी से बना के भी लिखा जा सकता है ना। तो यह सरकार की आय तथा व्यय की नीति से संबंधित है, यानी ऊपर से राजकोषीय नीति से संबंधित। राजकोषीय सुधार राजकोषीय नीति से संबंधित है, और राजकोषीय नीति क्या कहती है, आय और व्यय की नीति से, नीति को राजकोषीय नीति कहते हैं, है ना। जिसका उद्देश्य सरकार के राजस्व में वृद्धि करना है। राजस्व मतलब राजस्व प्राप्ति की बात कर रहा है, यानी इनकम में वृद्धि करना और व्यय को कम करना। बट याद रखना, व्यय को कम करने का मतलब ये नहीं आप कटौती करते चले जाओ भाई साहब, व्यय को इस तरह से कम करना है कि जिससे उत्पादन और आर्थिक कल्याण, ठीक है ना, उत्पादन और आर्थिक कल्याण पर कोई भी गलत प्रभाव ना पड़े, ये भी ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। तो पहला पेज आपने लिख लिया मेरे साथ। आप प्लीज नोट डाउन भी करिए साथ साथ में, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं उसको मिटाने से पहले। आर्थिक रिपीट इसलिए आपको यहीं पे याद करवाना है, इसलिए, ठीक है, आपके दिमाग में किसी तरह भी घुसाना है सारी चीजें, ताकि आपको घर पे दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े, और अगर देखना भी पड़े तो सिर्फ 1 या 2 मिनट में हो जाए, ठीक है ना, एक एक पेज। आर्थिक सुधार, आर्थिक सुधारों से अभिप्राय उन उपायों से है जिनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को क्या बनाना, अधिक कुशल, प्रतियोगी और विकसित बनाना है। क्लियर। इससे अभिप्राय ऐसी आर्थिक नीतियों के समूह से है जो GDP समृद्धि को तीव्र करने के उद्देश्य से निर्देशित की जाती है। डन। 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यानी आर्थिक सुधारों को अपनाया गया था, और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लाया गया था, NAP को लाया गया था, यहां से शुरू किया गया था। कब? 1991 में। नई आर्थिक नीति ने क्या करा, उद्योग और व्यापार के लिए लाइसेंसिंग के स्थान पर उदारीकरण लेके आ गए, उद्योगपतियों के लिए कोटा के स्थान पर निजीकरण लेके आ गए, आयात तथा निर्यात के लिए परमिट की जगह वैश्वीकरण लेके आ गए, ठीक है ना। शॉर्टकट में बोलो तो LQP की पॉलिसी को हटाया और LPG वाली पॉलिसी लेकर के आए। राजकोषीय नीति सरकार की आय और व्यय से संबंधित नीति को राजकोषीय नीति कहते हैं। और राजकोषीय सुधार की अगर हम बात करते हैं तो मैंने कहा था जो राजकोषीय नीति से संबंधित है, यानी यह सरकार की आय तथा व्यय की नीति से संबंधित है, यानी राजकोषीय नीति से संबंधित है, जिसका उद्देश्य सरकार के राजस्व में वृद्धि करना, यानी उसकी आय में वृद्धि करना तथा व्यय को इस प्रकार से कम करना। व्यय को कम करते हुए ध्यान रखना है, पता चला आपने सारे जितने प्रोग्राम होने थे गवर्नमेंट के, जितने विकास के प्रोग्राम थे, आपने खर्चा ही कम कर दिया। अबे अगर मान के चलो कोई रेल की पटरी बिछनी है, उसके रेल के ऊपर खर्चा है, ठीक है ना, या सड़कों के ऊपर खर्चा, अगर आपने उसी में कटौती कर दिया, बेकार उल्टा सीधा माल लगा दे, तो फिर तो देश का नुकसान है ना। तो ऐसा नहीं करना, आपको इस प्रकार से खर्चों को कम करना है कि उत्पादन और आर्थिक कल्याण पर कोई भी उल्टा प्रभाव ना पड़े। प्रतिकूल मतलब उल्टा, विपरीत। क्लियर। चलो यहां तक आपने नोट डाउन कर लेना है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला हेडिंग हमारा वित्तीय सुधार। क्या है? वित्तीय सुधार। वित्तीय सुधारों से अभिप्राय देश की मौद्रिक तथा बैंकिंग नीतियों में सुधार करने से है, यानी मुद्रा से संबंधित नीति में, और बैंकिंग जो नीति होती है ना, किससे, बैंक से रिलेटेड जो भी है, उसमें सुधार करने को कहते हैं वित्तीय सुधार कहते हैं, यानी मुद्रा तथा बैंकिंग नीतियों में सुधार करने से। क्लियर है? तो ये नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। अगला देखते हैं अवमूल्यन। ये मैंने अभी फॉरेन एक्सचेंज वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया था, विनिमय दर वाले में, है ना। उसमें बोला है अवमूल्यन वो प्रक्रिया होती है जिसमें सरकार जानबूझकर अपनी घरेलू मुद्रा का मूल्य क्या कर देती है, कम कर देती है, यानी विदेशी मुद्रा में घटा देती है। यानी जब सरकार जानबूझ करके स्थिर विनिमय दर के प्रणाली में, स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत होता है ये, ठीक है ना,
तो स्थिर विनिमय दर प्रणाली में सरकार जानबूझ करके अपनी घरेलू मुद्रा की जो वैल्यू है विदेशी मुद्रा के रूप में घटा देती है, यानी हमारी वैल्यू को कम कर देती है, उसे कहते हैं अवमूल्यन, जब सरकार करती है। क्लियर है? किसको कम कर रही है? अपने देश की मुद्रा की वैल्यू को। ठीक है, आगे विनिवेश, मैंने कहा था एक निवेश होता है एक विनिवेश होता है, ये भी मैंने वहां पढ़ाया था। निवेश होता है जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी इट इज द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, यानी अपने पैसों का निर्माण करना, पूंजी निर्माण की प्रक्रिया को निवेश कहते हैं। पूंजी निर्माण यानी कैपिटल को फॉर्मेशन कर रहे हैं, यानी बढ़ाना है, तो निवेश। बट अगर उसी को अगर मैं बेच देता हूं तो विनिवेश निवेश को बेचने को विनिवेश कहते हैं। विनिवेश का अभिप्राय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के शेयर, यानी जो गवर्नमेंट जो सेक्टर है ना, जितने भी पब्लिक सेक्टर है, उनके क्या करना, गवर्नमेंट के हाथ में जितने भी शेयर है उद्यमों के, वो क्या करता है, अपने शेयर बेच देता है। किसको बेच देता है? प्राइवेट वाले लोगों को हाथ में बेचने से है। तो विनिवेश क्या है? जब सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, यानी जो भी हमारा जो गवर्नमेंट के हाथ में जो है, वो गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपने उनके शेयर को, यानी अपने शेयर को बेच रही है। किसके हाथ में? प्राइवेट लोगों के हाथ में बेच रही है, प्राइवेट कंपनियों के हाथ में बेच रही है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? विनिवेश कहते हैं। अब क्यों करती है सरकार? ताकि सरकार को पैसा मिल जाए कुछ। क्लियर? सरकार क्योंकि दिक्कत में है। बाहरी स्रोत क्या होते हैं? बाहरी स्रोत से अभिप्राय नाम से पता चल रहा है, नहीं एक्सटर्नल सोर्सेज की बात कर रहा है। तो बाहरी स्रोत से अभिप्राय ऐसी प्रणाली से है जिसके अंतर्गत व्यवसाय संबंधित सेवाएं, देखो क्या लिखा हुआ है, बिजनेस से रिलेटेड जो सर्विसेज होती है, किससे? बिजनेस से रिलेटेड सर्विस, जैसे कॉल सेंटर की सुविधा हो गई, परामर्श, हमें परामर्श चाहिए, या रोग विषय की बात कर रहा है, या अगर हमें किसी अपने वो जो नहीं होते ऑनलाइन पेपर्स होते हैं उनको लिखना, डेटा एंट्री है ना, डेटा एंट्री टाइप का काम करवाना, तो ऐसे दूसरों देशों से किराए पर ली जाती है अच्छी सर्विस, दूसरे देशों से किराए पे ली जाती है। देखो ना आज के टाइम पे कॉल सेंटर एंड ऑल, तो दूसरे देशों में किराए पे ली जाती है ये चीजें, तो उसे कहते हैं बाहरी स्रोत। चार डेफिनेशन देखो, वित्तीय सुधार, मुद्रा और बैंकिंग, मौद्रिक और बैंकिंग नीतियों में सुधार को वित्तीय सुधार कहते हैं। अवमूल्यन, जब सरकार अपनी घरेलू मुद्रा की जो है वैल्यू को क्या कर देती है, मूल्य को कम कर देती है, किसके रूप में? विदेशी मुद्रा के रूप में अपनी वैल्यू कम कर देती है। विनिवेश, सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम है उसके शेयरों को सरकार बेच रही है, किसको? निजी क्षेत्र को। और उसका बाहरी स्रोत होता है ये व्यवसाय संबंधित सेवाएं, इसमें क्या होता है, व्यवसाय संबंधित सेवाएं बाहर देशों से ली जाती है। व्यवसाय संबंधित सेवा में आती है कॉल सेंटर, परामर्श, रोग विषयक, डेटा एंट्री, है ना, लेखन टाइप का जो भी बोलते होंगे उसे। आगे एग्जैक्ट नाम जो है उसका मैं बता देता हूँ, डेटा एंट्री को शायद जहां तक है इसको कहते हैं, एक सेकंड है, प्रतिलेखन, आई थिंक प्रतिलेखन कहते हैं। क्लियर? डन। नई आर्थिक नीति के तीन मुख्य तत्व है, कितने? तीन मुख्य तत्व है। पहला उदारीकरण, दूसरा निजीकरण और तीसरा वैश्वीकरण, ग्लोबल लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। क्लियर हो गया? लिबरल, प्राइवेट और ग्लोबल, ठीक है ना, तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, LPG। चलो बात करते हैं उदारीकरण की, यहां तक प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अच्छा खासा कंटेंट यहां तक हो गया हमारे पास। उदारीकरण की बात करते हैं। उदारीकरण का अर्थ होता है सभी अनावश्यक नियंत्रणों, यानी ऐसे नियंत्रण जो कि अनावश्यक है, जरूरी नहीं थे, और प्रतिबंधों को क्या करना? हटाना है। ऐसे तुम्हारे नियंत्रण जो कि अनावश्यक है, अनावश्यक मतलब जो जरूरी नहीं है। क्लियर है? जो जरूरी नहीं है उसको क्या करना? उन प्रतिबंधों को, उन नियंत्रणों को क्या करना? हटाने को क्या बोला हुआ है यहाँ पे? उदारीकरण बोला हुआ है। अर्थात सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष, ठीक है, सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रणों से निजी उद्यमों को देनी है, मुक्ति देनी है, ताकि वो आसानी से अपना व्यापार को बढ़ा सके, अपने उद्योग को बढ़ा सके। दोबारा बोल देते हैं, ठीक है। उदारीकरण का मतलब क्या है? उदारीकरण का मतलब है कि जितना भी अनावश्यक तुमने रूल्स रेगुलेशन, फालतू चीजें, लाइसेंस वाइसेंस वाले ड्रामे जो कर रहे हुए थे, जिससे कि क्या है, दिक्कत हो रही थी। 1991 से पहले यही तो दिक्कत थी, प्राइवेट वालों को लाइसेंस लेना है, ऊपर से परमिट लाइसेंसिंग राज चल रहा था, मैंने पढ़ाया था ना लास्ट के चैप्टरों में, तो वो सब दिक्कत हो रही थी। 1990 तक हमने पढ़ लिया था लास्ट चैप्टर, बहुत सारी दिक्कतें थी ना। आपने क्या आयात प्रतिस्थापन की बात कर रहे थे, खाली निर्यात को तो कर ही नहीं रहे थे प्रमोट, है ना, तो बहुत सारी दिक्कतें थी उस टाइम पे। सिर्फ पब्लिक सेक्टर के हाथ में सारा दे दिया था, यानी जो गवर्नमेंट के हाथ में था, दिक्कत हो रही थी बहुत ज्यादा। ठीक है, बाहर वाले देशों से तो कोई काम ही नहीं करना, क्यों? वरना हमारे यहाँ कब्जा कर लेंगे, ऐसी डर था बहुत ज्यादा। तो
अब यहाँ पे उदारीकरण को लाया गया। उदारीकरण ने क्या बोला सबसे पहले कि जितने भी अनावश्यक नियंत्रण, फालतू लाइसेंस वाइसेंस वाला जो पंगा था ना, पहले एल को तो हटाया था, लाइसेंस को हटा के लिबरलाइजेशन कर दिया। उन सभी अनावश्यक चीजों को हटाओ और जो क्या जो हमारे निजी उद्यम है उनको मुक्ति दो, ये जो फालतू के नियंत्रण आपने लगा रखे हैं। उदारीकरण के उद्देश्य ने, उदारीकरण को लाने के उद्देश्य क्या थे, वो क्या सोच रहे थे, तो देश पे जो कर्ज का बोझ था उसे कम करने के लिए इसको लाया गया था उदारीकरण का उद्देश्य, यानी देश पे जो कर्ज का बोझ है उसे कम करना है। पहला उद्देश्य इसका ये था। दूसरा उद्देश्य था कि बाजार के आकार को बढ़ाना, यानी मार्केट के साइज को बढ़ाना, एक्सपेंड करना। उसके अलावा घरेलू उद्योगों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, यानी कंपटीशन बढ़ाने की बात की थी इसने, ठीक है। तो ये इसका उद्देश्य ये भी था। और दूसरा, वस्तु और सेवाओं के निर्यात आयात को क्या करना, प्रोत्साहित करने के लिए, क्या प्रोत्साहित करना, ये इसका उद्देश्य था। तो 4 उद्देश्य हो गया। पहला, देश में जो कर्ज था उसको कम करने के लिए। नंबर 2, बाजार के आकार यानी साइज जो मार्केट का था उसको एक्सपेंड करने के लिए, साइज ऑफ जो मार्केट है, साइज ऑफ द मार्केट को क्या करना है, एक्सपेंड करना है। घरेलू उद्योगों के बीच में प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन को बढ़ाने के लिए, और वस्तु तथा सेवाओं के निर्यात तथा आयात को प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है, ये प्रोत्साहित करना है, ये सब क्या था, इसका उद्देश्य था, ठीक है ना। ये सब जितने भी चीजें करना है ये सारी क्या है, उद्देश्य था। क्लियर हो गया। अगर आपको लैंग्वेज में दिक्कत हो रही तो आप इस तरह से लिख सकते हो, देश पर कर्ज का बोझ कम करना, बाजार के आकार को बढ़ाना, घरेलू उद्योगों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, यानी के लिए हटा सकते हो आप, ये उद्देश्य था। वस्तु तथा सेवाओं के निर्यात को प्रोत्साहित करना। डन। चलो यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। तो आगे देखिए, अब आता है आगे कि उदारीकरण के अंतर्गत आर्थिक सुधार, यानी जब उदारी लिबरलाइजेशन जो आया था तो उसके अंदर कौन कौन से आर्थिक सुधार आपको देखने को मिले। तो पहला बोलते हैं औद्योगिक क्षेत्र संबंधी सुधार, यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात कर रहा है। तो औद्योगिक क्षेत्र में कौन कौन से आपको सुधार देखने को मिले। क्लियर हो गया। तो देखो पहला पॉइंट आपके पास क्या है, पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो उसमें लिखा हुआ है औद्योगिक लाइसेंसिंग का उन्मूलन, यानी एबॉल्यूशन कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था किसको, औद्योगिक लाइसेंसिंग। क्योंकि देखो जो हमने पढ़ा था इससे पहले चैप्टर्स में बताया था कि जो प्राइवेट वालों को था ना लाइसेंस लेना था, ये करना था, फालतू ड्रामेबाजी थी, ठीक है ना। तो उस लाइसेंसिंग का क्या उन्मूलन कर दिया, खत्म कर दिया, एबॉल्यूशन कर दिया। क्लियर है। अब सिर्फ ये 5 चीजें ऐसी रखी गई जिसके ऊपर आपको लाइसेंस लेना है, यानी इन 5 पे लाइसेंस लेना है, ठीक है। लाइसेंस लेना जरूरी है। किस पे, सिर्फ और सिर्फ इन 5 पे। जैसे शराब का कोई काम है, सिगरेट, रक्षा उपकरण, खतरनाक आप रसायन केमिकल्स की बात कर रहे हो, या औद्योगिक विस्फोटक आप इस टाइप का कोई काम करना चाहते हो, बनाते हो, तो इसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। बाकी सब जगह से लाइसेंस को हटा दिया गया। क्लियर है ना, एबॉलिशन कर दिया गया किसका, लाइसेंस का। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन। संकुचन कैसे किया उन्होंने, अपने जो है ना, जो सार्वजनिक क्षेत्र के हाथों को 1950 से 1990 के बीच में क्या था कि ज्यादा से ज्यादा चीजें सार्वजनिक क्षेत्र में थी, क्योंकि जो मेन जो रोल प्ले कर रहा था वो कौन कर रहा था, तुम्हारा प्राथमिक भूमिका किसकी थी, पहली भूमिका सार्वजनिक क्षेत्र की, दूसरी निजी की थी, है ना। और निजी को भी तब जब वो क्या ले लेगा, लाइसेंस ले लेगा। तो लाइसेंस तो हटा दिया, सिर्फ 5 चीजों पर रख दिया, और सार्वजनिक क्षेत्र को भी संकुचित कर दिया, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र जो था ना वो सिर्फ लॉस पे जा रहा था। बताओ, सार्वजनिक क्षेत्र को हमने मेन रोल प्ले करने के लिए बोला था कि तू मेन रोल प्ले करेगा, ठीक है, तेरे ऊपर जिम्मेदारी है, मगर इसने कुछ नहीं किया। और सिर्फ ये 3 चीजें यानी परमाणु ऊर्जा, रेलवे और रक्षा उपकरण, ये सार्वजनिक क्षेत्र के हाथों में है इस टाइम पे, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा सार्वजनिक क्षेत्र के हाथ में कौन कौन से इस टाइम पे, तो परमाणु ऊर्जा क्योंकि निजी के हाथ में नहीं दे सकते, रक्षा उपकरण ये नहीं दे सकते, रेलवे नहीं दे सकते, यानी एटॉमिक एनर्जी हो गया, डिफेंस सिस्टम को नहीं दे सकते, और रेलवे जो है वो अभी भी हमारी गवर्नमेंट के हाथ में। डन। तो ये 3 हो गए, ये सार्वजनिक क्षेत्र के हाथ में। बाकी सारी चीजें किसको दे दी इन्होंने, प्राइवेट के हाथों में दे दी है इसके अलावा। क्लियर हो गया। आगे, उत्पादन क्षेत्र से आरक्षण हटा दिया गया। और क्यों हटाया, क्योंकि देखो इन्होंने SSI ये सब लेके आना था, यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मैंने बताया था ना, वो जो लघु उद्योग था छोटा वाला, ठीक है। तो उसको लाया गया ताकि क्या है, समानता को बढ़ाया जा सके, रोजगार बढ़ाया जा सके, और ये जो भी आरक्षण टाइप का था ना इसको हटाने की कोशिश की गई, ठीक है ना। आगे, उत्पादन क्षमता का भी विस्तार ताकि उत्पादन को बढ़ाया जा सके, ठीक है ना। तो उत्पादन क्षमता का यहाँ पे विस्तार किया गया। और पूंजीगत वस्तुओं के आयात की स्वतंत्रता दी गई, यानी पूंजीगत वस्तु मतलब जैसे मशीनें थी, ठीक है ना, मशीनें होगी जैसे,
तो मशीनों के आयात की स्वतंत्रता दी गई ताकि हमारे यहाँ के लोग जो है ना वो मशीनें खरीदे, मशीन खरीद करके क्या है उत्पादन करें और उस उत्पादन से घरेलू बाजार में भी बेचे और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी बेचे। यानी अब गवर्नमेंट समझ चुकी थी कि बाहर देश से भी हमें क्या करना है, व्यापार करना है और हमें घरेलू में भी सबसे अच्छा कंपटीशन लेकर के लो प्राइस पे गुड अवेलेबल करवाने हैं, ताकि क्या हमारा गुड्स अच्छा भी रहे और सब लोग भी लें और प्राइस भी कम रहे। तभी तो भाई साहब, तभी तो मार्केट में चलेगा प्रोडक्ट। तो देखो ये 5 चीजें की गई, एक बार दोबारा देख लेते हैं इन 5 चीजों को। पहला पॉइंट क्या है, देखो हमने कहा उदारीकरण के अंतर्गत जो भी आपका क्या लिया गया था, आर्थिक सुधार हुए थे, उसमें पहला था औद्योगिक क्षेत्र संबंधी सुधार। औद्योगिक लाइसेंसिंग का उन्मूलन कर दिया गया था, उन्मूलन मतलब एबॉल्यूशन कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था, ठीक है ना। और सिर्फ इन 5 के ऊपर लाइसेंस लेना जरूरी था, सिगरेट, शराब, रक्षा उपकरण, खतरनाक रसायन और औद्योगिक विस्फोटक, इन 5 पे लेना, बाकी पे नहीं लेना। सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन कर दिया, संकुचन मतलब सिकुड़ गया, कम हो गया सार्वजनिक क्षेत्र। सिर्फ ये 3 चीजें अब सार्वजनिक क्षेत्र के हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में, परमाणु ऊर्जा, रेलवे और रक्षा उपकरण, बाकी सब निजी कर दिया। क्लियर। उत्पादन क्षेत्र से आरक्षण को हटा दिया गया। क्या कर दिया गया, उत्पादन क्षेत्र से क्या कर दिया गया था, आरक्षण को हटा दिया गया था, ताकि ये संसाधनों को अच्छे तरीके से बांटा जा सके, संसाधनों को अच्छे तरीके से बांटा जा सके और एसएसआई ये सब लाई जा सके। क्लियर है ना। तो ये हो गया। उसके अलावा जो एक्सपेंशन किया गया किसका, प्रोडक्शन कैपेसिटी का, यानी उत्पादन क्षमता को बढ़ाया गया, ये मैंने बता दिया सीधा, यानी प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश की गई। और पूंजीगत वस्तुओं के आयात की स्वतंत्रता दी गई, ताकि क्या कर सकें, ताकि मशीनें खरीदी जा सके, बाहर से नई नई तकनीक खरीदी जा सके और उससे क्या करें फिर गुड्स एंड सर्विस को उगाए, मतलब जो भी प्रोड्यूस करना करो और बाहर बेच के आओ। क्लियर। और यहां तो कोई दिक्कत है ठीक है ना। यानी अब आप पूंजीगत वस्तुएं ले सकते थे, किसी प्रकार का कोई ड्रामेबाजी अब नहीं होने वाली, आपको आराम से पूंजीगत वस्तुएं मिल जाएगी बाहर देश से और आप उससे प्रोडक्शन करो। वित्तीय क्षेत्र संबंधी सुधार, वित्तीय सुधार हमने पढ़ लिया था। वित्तीय सुधार क्या होता है, जो मौद्रिक और जो बैंकिंग जो नीतियां होती हैं उन प्रणालियों में सुधार की जाती है। तो यहाँ पे बैंकिंग और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं आती है, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था वित्तीय संस्थाएं अपने आप में बहुत बड़ा टर्म है, बैंक उसके अंदर आता है। क्लियर है ना। तो बैंक जो है वित्तीय संस्था का एक पार्ट है, तो वित्तीय संस्थाएं ज्यादा बड़ा टर्म है, ये मैंने पढ़ाया था, ठीक है ना। तो बैंकिंग हो गया, चाहे वो गैर बैंकिंग है। बैंकिंग जो आपको पता है, गैर बैंकिंग यानी जो बैंक ना होते हुए भी इस एक्टिविटी में लगे, लोगों से पैसा लेते हैं, इंटरेस्ट देना, ये सब करते हो, बैंकिंग गैर बैंकिंग आती है, ठीक है ना। बट ये दोनों के दोनों इसमें सुधार करने की बात की गई। स्टॉक विनिमय बाजार, देखो स्टॉक विनिमय बाजार की बात कर रहा है, जो आपका स्टॉक शेयर मार्केट होती है ना, इसकी बात कर रहा है। किसकी बात कर रहे हैं, शेयर मार्केट की बात कर रहा है, इसमें सुधार करने की बात की। और विदेशी विनिमय बाजार का मतलब हो गया फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, यानी जहां पे करेंसीज का क्या होता है, लेन देन होता है ना। तो करेंसीज का लेन देन हो गया यहाँ पे शेयर, डिबेंचर, इन सब की चीजों हम करते हैं, ठीक है ना। शेयर मार्केट वाली बात है, इतना समझ लो, ये यहाँ पे होता है। और बैंकिंग गैर बैंकिंग संस्थाएं आ गई। तो इन तीनों में सुधार की बात की गई, किसके अंदर, वित्तीय क्षेत्र संबंधी सुधार में, बैंक और गैर बैंक, शेयर मार्केट यानी स्टॉक विनिमय बाजार में, और विदेशी विनिमय बाजार में, यानी यहाँ पे मुद्रा का, करेंसीज का लेन देन किया जाता है। एक देश की करेंसी दूसरे देश में कन्वर्ट करनी है, कुछ भी करना हो यहाँ पे होता है। क्लियर हो गया। उसके अलावा आपको ये याद रखना है कि विमुद्रीकरण जो है, अभी इसमें और भी 2 पॉइंट हो गए ना, अभी और भी सुधार है, ठीक है, पढ़ेंगे। पहले विमुद्रीकरण यानी डीमोनेटाइजेशन कब आया था, 2016, जिसे हम नोटबंदी बोलते हैं। नोटबंदी हुआ था ना, नोट बंद करके नए नोट लाए थे, तो 2016 में हुआ था, ये डेट आपको याद रखनी है। साथ ही साथ उदारीकरण के कारण, यानी जब लिबरलाइजेशन आया, तो आरबीआई की जो भूमिका थी ना वित्तीय क्षेत्र में, यानी जो फाइनेंशियल सेक्टर में जो भूमिका थी, पहले क्या थी, नियामक मतलब रेगुलेटर, यानी जो रेगुलेट करता चीजों को, उसके स्थान पर अब क्या हो गई, सहायक हो गई, यानी फैसिलिटेटर हो गई। तो आपको ये भी याद रखना है कि उदारीकरण आने के बाद, यानी उदारीकरण जब से इंप्लीमेंट हुआ है, उदारीकरण को लाया गया, उसके बाद वित्तीय क्षेत्र में जो आरबीआई की भूमिका है ना, वो रेगुलेटर से हट करके अब क्या बन गए, फैसिलिटेटर बन गई, यानी नियामक से सहायक हो गई। तो पेपर में अगर आएगा सहायक से नियामक होगी, तो बोलोगे नहीं, नियामक से सहायक हुई है। क्लियर हो गया। तो ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। इस पार्ट को यहीं पे रोकते हैं और नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, जिसमें क्या है, इसके बाद से 2 के बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। होप सो ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी और कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी इनको बना करके निपटें,
ठीक है, कुल 4 चैप्टर रह गए हैं, पहला मैं करा ही रहा हूँ उसमें, और बचे 3 इसके बाद। क्लियर है ना? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।